आज की कहानी का शीर्षक है सूर्य का पूर्व और चंद्रमा का पश्चिम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। जीवन कठिन था और परिवार को गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अपनी गरीबी के बावजूद सभी बेटियां सुंदर और दयालु थीं, और सबसे छोटी, जिसका नाम एलारा था, उन सभी में सबसे अधिक गोरी और सौम्य थी। एक सर्दियों की शाम, जब परिवार अपनी साधारण झोपड़ी में आग के पास बैठा था, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। किसान ने उसे खोला और पाया कि दरवाजे पर एक बड़ा भालू खड़ा है। भालू ने गहरी सौम्य आवाज में कहा, नमस्कार, डरो मत, मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने तुम्हारी परेशानियों के बारे में सुना है और मैं तुम्हें इसका हल देने आया हूँ। अगर तुम अपनी छोटी बेटी एलारा को मेरी साथी बनकर मेरे साथ आने दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से भी अधिक अमीर बना दूंगा। किसान हैरान और डरा हुआ था, लेकिन धन के विचार ने उसे लुभाया। वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ा, जो भी उतनी ही डरी हुई थी, लेकिन फिर उन दोनों ने एलारा की ओर देखा। अपने डर के बावजूद एलारा को पता था कि उसके परिवार को मदद की जरूरत है, और बहादुर दिल से वह भालू के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह भालू वापस आया और एलारा को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। वह उसे जंगल में छिपे एक भव्य महल में ले गया, जहां हर चीज सोने और कीमती पत्थरों से बनी थी। एलारा के साथ एक रानी की तरह व्यवहार किया जाता था। सुंदर कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और हर वह सुविधा जिसकी वह कल्पना कर सकती थी। भालू उसके प्रति दयालु था, और हालांकि उसे अपने परिवार की याद आती थी, फिर भी उसे महल में घर जैसा महसूस होने लगा। हालांकि हर रात जब एलारा बिस्तर पर जाती थी, तो उसे अपने कमरे में अंधेरे में किसी के होने का एहसास होता था। एक ऐसी आकृति जिसे वह देख नहीं सकती थी, लेकिन जानती थी कि वह वहां है। उसने कभी बात नहीं की, लेकिन उसे लगा कि यह भालू है जो रात को उसके कमरे में आता है। समय बीतता गया और एलारा को अपने कमरे में रहस्यमयी आकृति के बारे में उत्सुकता बढ़ने लगी। एक रात उसने चुपके से एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई, यह देखने के लिए कि उसके कमरे में कौन है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे भालू नहीं, बल्कि एक सुंदर राजकुमार मिला। प्रकाश से चौंककर राजकुमार जाग गया और उदास आंखों से उसकी ओर देखने लगा। ओह एलारा, उसने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक जादू के अधीन था। मुझे दिन में भालू और रात में आदमी बनने का श्राप मिला था। अगर तुमने मुझे देखने की कोशिश किए बिना सिर्फ 1 साल इंतजार किया होता, तो अभिशाप टूट गया होता। लेकिन अब, क्योंकि तुमने मोमबत्ती जलाई है, मुझे तुम्हें छोड़कर अपनी दुष्ट सौतेली माँ के महल में सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में लौट जाना होगा। इससे पहले कि एलारा उत्तर दे सके, राजकुमार उसे महल में अकेला छोड़कर गायब हो गया। उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसे ढूंढना होगा और चीजें ठीक करनी होंगी। वह सूर्य के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में महल तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा पर निकल पड़ी, चाहे वह कितनी भी दूर या कठिन क्यों ना हो। एलारा कई दिनों और हफ्तों तक भटकती रही और हर किसी से पूछती रही कि क्या उन्हें रास्ता पता है, लेकिन ऐसी जगह के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था। अंत में वह एक छोटी सी कुटिया में पहुंची, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया ने उसका स्वागत किया और एलारा की कहानी सुनने के बाद उससे कहा, मैं महल का रास्ता नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ जिससे तुम्हारी मदद हो सकती है। यह सुनहरा सेब ले लो। यह एक जादुई उपहार है जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता है। आभारी एलारा ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद वह दूसरी झोपड़ी में आई, जहां एक और बूढ़ी औरत रहती थी। इस महिला ने उसे एक सोने की कंघी दी और बताया कि यह भी एक जादुई उपहार है। आखिरकार उसकी मुलाकात एक तीसरी बूढ़ी औरत से हुई, जिसने उसे एक सुनहरा चरखा देते हुए कहा, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। इन जादुई चीजों के साथ एलारा ने आगे की यात्रा की, जब तक कि वह दुनिया के किनारे तक पहुंच गई, जहां उत्तरी हवा रहती थी। उत्तरी हवा भयंकर और शक्तिशाली थी, लेकिन जब उसने एलारा की कहानी सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं कभी भी सूरज के पूर्व और चंद्रमा के पश्चिम में महल में नहीं गया हूँ, लेकिन मैं आपको जितना करीब ले जा सकता हूँ उतना करीब ले जाऊंगा। उत्तरी हवा एलारा को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ों और महासागरों के ऊपर तूफानों और बर्फ के बीच से उड़ते हुए, जब तक कि वे कांच के एक विशाल पर्वत पर नहीं पहुंच गए। उत्तरी हवा ने कहा,
बस इसके आगे मैं नहीं जा सकता। महल उसके ठीक परे है, लेकिन तुम्हें इस पहाड़ पर खुद ही चढ़ना होगा। पहाड़ ढलानदार और फिसलन भरा था, लेकिन एलारा दृढ़ निश्चयी थी। वह चढ़ने लगी और जैसे ही वह चढ़ी, उसकी मुलाकात एक बड़े बाज से हुई जिसने उसकी मदद करने की पेशकश की। मुझे सुनहरा सेब दो, बाज ने कहा, और मैं तुम्हें ऊपर तक ले जाऊंगा। एलारा ने वैसा ही किया और चील ने उसे शिखर तक उठा लिया। पहाड़ की चोटी पर महल खड़ा था, एक अंधेरा और भयावह स्थान। एलारा गेट के पास पहुंची और उसकी मुलाकात दुष्ट सौतेली माँ के नौकर से हुई। तुम यहाँ क्यों आई हो? नौकर ने पूछा। एलारा ने जवाब दिया, मैं उस राजकुमार को ढूंढने आई हूँ जिसे मुझसे छीन लिया गया था। नौकर बेरहमी से हंसा, मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे वह सुनहरी कंघी दो। एलारा झिझकी, लेकिन यह जानते हुए कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, उसने कंघी सौंप दी। उसे महल के अंदर ले जाया गया, जहां उसे राजकुमार मिला, लेकिन वह गहरी नींद में था और उसे जगाया नहीं जा सका। हताश, एलारा ने राजकुमार को देखने का एक और मौका खरीदने के लिए अपने आखिरी उपहार सुनहरे चरखे का इस्तेमाल किया। इस बार उसे रात भर उसके पास रहने की अनुमति दी गई। जैसे ही वह उसके पास रोई, उसके आंसू उसके चेहरे पर गिरे और उसके प्यार की गर्माहट ने दुष्ट सौतेली माँ का जादू तोड़ दिया। राजकुमार जाग गया और एलारा को देखकर वह समझ गया कि उसने उसे बचा लिया है। साथ में उन्होंने दुष्ट सौतेली माँ का सामना किया, जिसकी शक्ति उनके प्यार से टूट गई थी। महल ढहने लगा और कांच का पहाड़ पिघल गया। राजकुमार और एलारा ठीक समय पर भाग निकले और उस महल में वापस आ गए जो कभी उनका घर हुआ करता था। राजकुमार, जो अब श्राप से मुक्त हो गया था, ने एलारा से उससे शादी करने के लिए कहा और वह खुशी से सहमत हो गई। वे किसान की झोपड़ी में लौट आए, जहां परिवार अपनी प्यारी बेटी को फिर से देखकर बहुत खुश हुआ। राजकुमार और एलारा की शादी एक भव्य उत्सव में हुई थी और उन्होंने अपने शेष दिनों तक ज्ञान और दयालुता के साथ राज्य पर शासन किया। आज की कहानी का शीर्षक है हंस राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दूर एक राज्य में एलारा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह दयालु, सौम्य थी और उसे जानने वाले सभी लोग उससे प्यार करते थे। वह उसके माता पिता और एक दयालु परी के साथ रहती थी। एलारा की मंगनी पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार से हुई थी, जिससे वह कभी नहीं मिली थी। उसके माता पिता राजा और रानी ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वह अपने भावी पति से मिलने के लिए यात्रा करे। राजा और रानी ने एलारा की यात्रा में उसके साथ जाने के लिए एक भव्य दल तैयार किया। नौकरों में हेजल नाम की एक नौकरानी थी, जो बचपन से एलारा के साथ थी। अंतिम उपहार के रूप में परी ने एलारा को फलादा नामक एक जादुई घोड़ा दिया, जो मानव भाषा बोल और समझ सकता था। जैसे ही वे यात्रा करने लगे, हेजल को राजकुमारी की सुंदरता और एक रानी के रूप में उसके भविष्य से ईर्ष्या होने लगी। उसने एलारा की जगह लेने के लिए एक दुष्ट योजना तैयार की। एक रात जब दल आराम कर रहा था, हेजल कुटिल मुस्कान के साथ एलारा के पास पहुंची। राजकुमारी, उसने कहा, जब तक मैं आपके लिए एक विशेष पेय तैयार करती हूँ, आप टहलने क्यों नहीं जाती? यह हमारी लंबी यात्रा के बाद आपको आराम करने में मदद करेगा। एलारा अपनी नौकरानी पर भरोसा करते हुए सहमत हो गई और टहलने चली गई। जब वह वापस लौटी तो हेजल ने उसे नींद की दवा मिला हुआ पेय दिया। जैसे ही एलारा ने इसे पिया, वह गहरी नींद में सो गई। हेजल ने तुरंत राजकुमारी के कपड़े पहने और नौकरों को उसे अपनी नई मालकिन के रूप में मानने का आदेश दिया। उसने सच्चाई उजागर करने पर उन्हें कड़ी सजा देने की धमकी दी। जब एलारा जागी तो उसने खुद को हेजल के कपड़े पहने हुए पाया और उसके साथ महज एक नौकरानी जैसा व्यवहार किया गया। हेजल, जो अब राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत हो रही थी, ने एलारा को राजकुमार के राज्य में पहुंचने पर महल के चरागाह में हंसों की देखभाल करने का आदेश दिया। वफादार घोड़े फलादा ने नौकरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन हेजल ने उजागर होने के डर से उसे मार डाला। उसने फलादा का सिर महल के गेट के ऊपर रखने का आदेश दिया, यह सोचकर कि इससे वह हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अपनी इस स्थिति के बावजूद एलारा दयालु और मेहनती बनी रही। वह हर दिन फलादा के सिर के नीचे से गुजरती और उससे बात करती। ओह फलादा, ऊपर लटके हुए फलादा, वह कहती थी, और घोड़े का सिर जवाब देता था, ओह राजकुमारी, अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारा भाग्य पता होता तो उसका दिल निश्चित रूप से टूट जाता। एक दिन जब एलारा हंसों की देखभाल कर रही थी, लोथर नाम के युवा राजकुमार ने उस पर ध्यान दिया। वह उसकी सुंदरता से चकित था, यहाँ तक कि उसकी साधारण पोशाक में भी।
वह अक्सर चरागाह में जाने लगा, उस लड़की के बारे में उत्सुकता से जो दूसरों से बहुत अलग लग रही थी। एक दोपहर जैसे ही प्रिंस लोथर पास आया, एलारा ने एक बार फिर फलादा के सिर से बात की। राजकुमार ने उनकी बातचीत सुनी और हैरान रह गया। उसने आगे की जांच करने का फैसला किया और एलारा से उसके जीवन के बारे में पूछा और वह एक हंस लड़की कैसे बनी। आंखों में आंसू भरकर एलारा ने उसे पूरी कहानी बताई। प्रिंस लोथर हेजल के धोखे और क्रूरता से क्रोधित थे। उसने एलारा से वादा किया कि वह उसे उसकी सही जगह वापस दिलाने में मदद करेगा। दोनों ने मिलकर हेजल के विश्वासघात का पर्दाफाश करने की एक योजना तैयार की। उस शाम लोथर ने हेजल को महल में एक भव्य दावत के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने भोजन किया, लोथर ने एक नौकरानी की कहानी सुनाई जिसने अपनी मालकिन को धोखा दिया और हेजल से पूछा कि ऐसा व्यक्ति किस सजा का हकदार है। इस बात से अनजान कि वह अपने भाग्य का खुलासा कर रही है, हेजल ने उत्तर दिया, ऐसे व्यक्ति से उसके सारे अच्छे कपड़े छीन लिए जाने चाहिए, लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाना चाहिए और राज्य से निकाल दिया जाना चाहिए। उस पल में लोथर खड़ा हुआ और घोषणा की, आपने अपनी सजा खुद सुनाई है, क्योंकि आप वो नौकरानी हैं जिसने सच्ची राजकुमारी को धोखा दिया है। उसने उन नौकरों और गार्डों को बुलाया जिन्होंने हेजल के धोखे को देखा था और उन्हें उसे पकड़ने का आदेश दिया। हेजल को उसके अच्छे कपड़े उतार दिए गए और पुराने कपड़े पहनाए गए। उसे लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया और राज्य से बेदखल कर दिया गया, जैसा कि उसने वर्णन किया था। फिर राजकुमार एलारा की ओर मुड़ा और पूरे दरबार के सामने उसे सच्ची राजकुमारी घोषित कर दिया। राजा और रानी, जिन्हें बुलाया गया था, अपनी बेटी को उसके सही स्थान पर वापस आते देख बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और उसके दर्द के लिए माफी मांगी। हेजल के चले जाने और एलारा के वापस आने के साथ शाही शादी की तैयारी फिर से शुरू हो गई। पूरे राज्य ने राजकुमार लोथर और राजकुमारी एलारा के मिलन का जश्न मनाया। शादी एक भव्य समारोह थी जिसमें दावत, नृत्य और खुशी का जश्न कई दिनों तक चला। परी ने फलादा का सिर नीचे उतारकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। सभी को फलादा की वफादारी और उसके द्वारा प्रकट की गई सच्चाई की याद दिलाने के लिए उसके सम्मान में एक मूर्ति बनाई गई। एलारा, जो अब एक रानी है, ने ज्ञान और दयालुता के साथ शासन किया। उसके अनुभवों ने न्यायपूर्ण और दयालु होने के उसके संकल्प को मजबूत किया और वे सभी हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। आज की कहानी का शीर्षक है तितली राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एल्डोरिया के राज्य में अलेक्जेंडर नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा रहता था। उन्होंने निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया और अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान अर्जित किया। राजा अलेक्जेंडर के 3 बेटे थे, लियो, एडम और जॉर्ज। सबसे बड़ा लियो मजबूत और बहादुर था। एडम मंझला बच्चा चतुर और साधन संपन्न था और जॉर्ज, जो सबसे छोटा था, सौम्य और दयालु था, जो सबका पसंदीदा था। राज्य के सभी लोग उससे ज्यादा पसंद करते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा अलेक्जेंडर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। यह महसूस करते हुए कि उसके पास कम समय है, जानते थे कि उन्हें सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी चुनना होगा। हालांकि वह अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसके 3 बेटों की शादी हो जाए। राजा ने शादियों के लिए सबसे शुभ समय निर्धारित करने के लिए अपने भरोसेमंद ज़ेफरस नामक एक बुद्धिमान ऋषि को बुलाया। ज़ेफरस ने अपने ज्ञान से खिलते फूलों, साफ आसमान और हल्की हवाओं के दृश्य देखे। उन्होंने घोषणा की, शादी का सही समय अगले महीने है। इस ज्ञान के साथ राजा अलेक्जेंडर ने आगामी शादियों की घोषणा करते हुए अपने सभी सहयोगियों और पड़ोसी राज्यों को निमंत्रण भेजने का आदेश दिया। खबर तेजी से फैल गई और विभिन्न देशों की राजकुमारियां भव्य आयोजन की तैयारी करने लगी। एल्डोरिया राज्य उत्सव की तैयारी में लग गया। हालांकि इस खुशी के बीच ईर्ष्या का एक काला बादल मंडरा रहा था। लियो और एडम के मन में अपने सबसे छोटे भाई जॉर्ज के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। जॉर्ज न केवल उन तीनों में सबसे सुंदर था, बल्कि सबसे दयालु और लोगों का सबसे प्रिय भी था। उसमें प्राकृतिक करिश्मा और करुणा से भरा हृदय था, जिससे वह राज्य में सभी का प्रिय था। यह पक्षपात उसके बड़े भाइयों को अच्छा नहीं लगा। जॉर्ज को अपमानित करने के लिए दृढ़ संकल्पित लियो और एडम ने मिंटा नामक एक दुष्ट जादूगरनी की मदद मांगी। मिंटा, जो अपनी काली शक्तियों और चालाक दिमाग के लिए जानी जाती है, शाही परिवार के भीतर कलह पैदा करने के लिए उत्सुक थी।
वह भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्हें परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। साथ में उन्होंने तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान जॉर्ज को अपमानित करने की योजना तैयार की। तीरंदाजी प्रतियोगिता एक पारंपरिक कार्यक्रम जहां राजकुमार हवा में तीर चलाते थे और जहां तीर गिरता था वहां खड़ी राजकुमारी उनकी दुल्हन बन जाती थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया और माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां एकत्रित हुईं, प्रत्येक राजकुमार की नजर में आने की आशा कर रही थी। प्रतियोगिता की शुरुआत एडम के साथ हुई, जिसने अपना तीर सटीकता से चलाया और वह एक खूबसूरत और बुद्धिमान राजकुमारी बेला के सामने आकर गिरा। इसके बाद लियो ने अपनी बारी ली और उसके तीर ने राजकुमारी एलिजा के सामने अपना निशान पाया, जो अपनी कृपा और दयालुता के लिए जानी जाती। आखिरकार जॉर्ज की बारी थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तीर पर निशाना साधा और उसे छोड़ दिया। उसे पता ही नहीं चला कि मीटा ने उस पर जादू किया है। तीर बेतहाशा उड़ता हुआ मैदान से बहुत आगे निकल गया और अंधेरे जंगल में गायब हो गया। सब लोग तीर ढूंढने के लिए आगे बढ़े। जंगल के बीच में जॉर्ज को एक प्राचीन कांटेदार पेड़ पर अपना तीर मिला। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तीर पर इंद्रधनुषी पंखों वाली एक सुंदर तितली बैठी हुई थी। जॉर्ज का दिल यह जानकर उदास हो गया कि वह एक तितली से शादी नहीं कर सकता। फिर भी उसने धीरे से उसे उठाया और महल की ओर वापस चला गया। राजा अलेक्जेंडर ने राज्य की परंपराओं का पालन करते हुए जोर देकर कहा कि जॉर्ज प्रतियोगिता के परिणाम का सम्मान करे। हालांकि वह तितली से शादी नहीं कर सका, लेकिन जॉर्ज ने उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस फैसले से राज्य के लोग और जॉर्ज के दोस्त ने जॉर्ज का मजाक उड़ाया, लेकिन वह दृढ़ रहा और तितली के साथ दयालुता और देखभाल के साथ व्यवहार करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और जबकि लियो और एडम अपनी नई दुल्हनों के साथ अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, जॉर्ज को लगातार उपहास का सामना करना पड़ा। उपहास के बावजूद वह जहां भी जाता तितली को अपने साथ रखता। लेकिन एक शाम राज्य ने नवविवाहित जोड़े के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया। बहुत मजाक के बाद जॉर्ज ने इस बार तितली को अपने साथ न ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मेहमानों के बीच गया, उसकी नजर कोने में अकेली खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने एक गाउन पहना था जो चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें मनमोहक रोशनी से चमक रही थीं। जॉर्ज को उसके प्रति एक अनूठा खिंचाव महसूस हुआ। वह उसके पास आया और पूछा, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? लड़की चुप रही, लेकिन उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने पूरी शाम सुंदर ढंग से नृत्य किया। जैसे ही उन्होंने नृत्य किया, जॉर्ज को अपनापन का एहसास हुआ। हालांकि लड़की उदास लग रही थी, उसकी आंखें अनकहे दुख से भरी थी। जैसे ही नृत्य समाप्त हुआ, जॉर्ज अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख सका। आप कौन हैं? उसने धीरे से पूछा, और इतनी उदास क्यों लग रही हो? आंखों में आंसू लेकर आखिरकार लड़की बोली, मैं राजकुमारी निया हूं। उसने खुलासा किया। जॉर्ज ने आगे कहा, राजकुमारी निया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? निया ने जवाब दिया, लेकिन राजकुमार आपके पास पहले से ही आपका साथी है। जॉर्ज आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसने राजकुमारी निया को अपने भाग्य के बारे में सब बताया। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूं, मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। उसने कबूल किया। निया ने उससे कहा कि पहले उसे अपने अदीब को जाने देना होगा। वह तितली तुम्हें जहां मिली थी वहां उसे वापस छोड़कर आवो। निया ने कहा। दृढ़ निश्चय करके जॉर्ज घर लौट आया और तितली को जंगल में आजाद करने का फैसला किया। वह तितली को रखने जंगल में गया। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने राजकुमारी निया को अपने सामने खड़ा पाया। निया, तुम वापस आ गई, जॉर्ज ने कहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। निया ने दुख के साथ कहा, हाँ, वह तितली में ही थी। जॉर्ज, तुम भी दूसरे राजकुमारों की तरह ही हो। मुझे लगा कि तुम उस तितली को ऐसे अकेले नहीं छोड़ोगे, उसने आगे कहा। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। अभी मैं ऐसे राजकुमार के साथ नहीं रह सकती जो स्वार्थी हो। यह कहकर राजकुमारी निया हवा में गायब हो गई। जॉर्ज को अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ।
वह बिना खाए पिए बहुत दिनों तक जंगल में बैठकर रोता रहा। आखिरकार उसकी बुरी हालत देखकर राजकुमारी निया उसके पास वापस आई। निया मुस्कुराए, उसकी आंखें गर्माहट से भर गईं। तुम्हारा प्यार सच्चा है, उसने कहा, लेकिन तुम्हें सच्चाई जानने की जरूरत है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, उसी की वजह से तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ा। जॉर्ज का दिल गुस्से और राहत दोनों से भर गया। इसके बारे में मैं जरूर पिताजी से बात करूंगा, उसने कसम खाई। दोनों राज्य वापस लौटे। राजा अलेक्जेंडर ने लियो और एडम को सजा के तौर पर जंगल में जीवन बिताने के लिए भेज दिया। जॉर्ज और निया ने प्रेम और खुशी से भरपूर एक साथ एक नया जीवन शुरू किया और राज्य उनके न्यायपूर्ण और दयालु शासन के तहत फला फूला। और इसलिए जॉर्ज और राजकुमारी निया हमेशा खुशी से रहे। उनका प्यार आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बना रहा। आज की कहानी एक राजकुमारी के बारे में जो अपनी ही बहन को भूल जाती है। ऐसी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एडनलोर के प्राचीन साम्राज्य में एक बुद्धिमान लेकिन दूरदर्शी राजा रहता था। उनकी दो खूबसूरत बेटियां एडिसन और एडन थीं, जिनसे वह प्यार करते थे लेकिन अक्सर उनकी उपेक्षा करते थे। उनकी सौतेली माँ रानी एमेलिया क्रूर थी और राजा की अनुपस्थिति में राजकुमारियों के साथ कठोर व्यवहार करती थी। एक दिन जब एडिसन और एडन अपने कमरे में अपने नए कपड़ों को देख रहे थे, अमेलिया अचानक अंदर आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। इन्हें छूने की हिम्मत बिल्कुल मत करना, उसने फुसफुसाकर उन पोशाकों को छीन लिया जिनकी लड़कियां प्रशंसा कर रही थी। लेकिन ये तो पापा ने हमें दिए थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एडन ने डरते हुए पूछा। तुम्हारी मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, बदतमीज लड़की? अमेलिया ने गुस्से में कहा। याद रखना, मैं अब रानी हूं और मैं नियम बनाती हूं। अब से दोनों इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। यह बिल्कुल गलत है। अमेलिया के जाने के बाद एडिसन ने एडन से कहा, जब पापा लौटेंगे तो हम उन्हें सब बता देंगे। लेकिन वह हमारी बात कभी नहीं सुनते, एडन ने उदास होकर जवाब दिया। वह हमेशा अमेलिया का पक्ष लेते हैं। इस महल में किसी को हमारी परवाह नहीं है। तुम सही कह रही हो, एडिसन ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। चलो इस जगह को छोड़ दें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। चिंता मत करो एडन, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हम ठीक रहेंगे। और इसलिए दोनों राजकुमारियों ने भागने का फैसला किया। वे मंत्रमुग्ध जंगल में गहराई तक गए और आखिर में एक रहस्यमय महल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महल के दरवाजे बहुत बड़े थे। एडन और एडिसन झिझक रहे थे। यह अवश्य ही उस खतरनाक जादूगर का महल होगा जो हमारे लोगों को परेशान करता है, एडन ने कहा। अपने डर के बावजूद राजकुमारियां जानती थी कि उन्हें अंदर जाना होगा। एडिसन ने कहा, हम उन्हें बल से नहीं हरा सकते, लेकिन हम उन्हें मात दे सकते हैं। याद रखें, जादूगर और उसकी पत्नी को आग से नफरत है। उन्होंने जंगल से कुछ धूम्रपान करने वाले पत्ते इकट्ठे किए, यह जानते हुए कि ये उनका हथियार होंगे। जैसे ही रात हुई, वे महल में घुस गए और इंतजार करने लगे। जल्द ही जादूगर और उसकी पत्नी अपने लिए बिछाए गए जाल से अनजान होकर वापस लौट आए। जैसे ही वे अंदर आए, एडिसन और एडन ने पत्ते जलाए, जिससे कमरा घने धुएं से भर गया। यह क्या है? यह धुआं कहाँ से आ रहा है? जादूगर चिल्लाया। यहाँ से चले जाओ दुष्ट जादूगर, वरना हम तुम्हें किसी को भी तकलीफ देने के लायक नहीं छोड़ेंगे, एडन चिल्लाए। आप धुआं बंद कर दीजिए, हम धुआं सहन नहीं कर सकते, जादूगर ने विनती की। हम कसम खाते हैं कि हम चले जाएंगे और कभी वापस नहीं लौटेंगे। राजकुमारियों को उन पर शक था, लेकिन कोई और विकल्प न होने पर सहमत हो गई। तुम्हें उस जादुई आईने के माध्यम से भागना होगा, एडिसन ने आदेश दिया। एक बार जब तुम चले जाओगे, हम इसे तोड़ देंगे ताकि तुम कभी वापस न आ सको। जैसे ही जादूगर और उसकी पत्नी ने आईने के सामने कदम रखा, पत्नी ने पीछे मुड़कर राजकुमारियों को श्राप दिया। तुम दोनों जीत गए हो,
लेकिन जल्द ही तुम दोनों एक दूसरे को भूल जाओगे। तुम में से एक की सभी यादें खो जाएंगी और वह सब भूल जाएगी। केवल एक दूसरे को गले लगाने से ही ये श्राप टूटेगा। एडिसन और एडन को नहीं पता था कि उन्हें श्राप पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने आईना तोड़ दिया, जिससे जादूगर और उसकी पत्नी हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में फंस गए। फिर राजकुमारियों ने जादूगर के महल को अपना घर बना लिया। कई महीने बीत गए और वे श्राप के बारे में भूल गए। लेकिन एक दिन पड़ोसी राज्य की एक रानी इसाबेला जंगल से गुजर रही थी और महल पर नजर पड़ी। यह महल सुंदर है, आइए यहाँ कुछ देर रुकें, उसने अपने सेवकों से कहा। जैसे ही वे अंदर आए, रानी इसाबेला का एडिसन ने स्वागत किया। इस वक्त एडन काम से जंगल में गई थी। एडिसन ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया। तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों रह रही हो? रानी इसाबेला ने पूछा। लेकिन जैसे ही रानी ने एडिसन से बात की, श्राप ने जोर पकड़ लिया। एडिसन भूल गई कि वह कौन थी, वह महल में कैसे आए, और यहाँ तक कि अपनी बहन आहन को भी। मुझे कुछ भी याद नहीं है, एडिसन ने हकलाते हुए कहा। वह खोई हुई और डरी हुई दिख रही थी। चिंता मत करो मेरे प्रिय, रानी इसाबेला ने दयालुता से कहा। मेरे साथ मेरे राज्य चलो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। एडिसन, जिसे अपने अतीत की कोई याद नहीं है, सहमत हो गई। वह रानी इसाबेला के राज्य में चली गई, जहां वह अपने अच्छे स्वभाव और दयालुता के कारण जल्द ही सभी की प्रिय बन गई। इस बीच एक शाम एडन महल में लौटी और एडिसन को गायब देखकर हैरान रह गई। एडिसन, तुम कहाँ हो? वो चिल्लाई, यह महसूस करते हुए कि श्राप सच हो गया था। एडन अपनी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ी। रानी इसाबेला के दल द्वारा छोड़े गए रास्तों का अनुसरण करते हुए एडन ने पड़ोसी राज्य की यात्रा की। वहां पहुंचने के बाद वह एडिसन की एक झलक पाने की उम्मीद में जंगलों में छिपकर और महल का निरीक्षण करते हुए छुप कर रही। दिन हफ्तों में बदल गए और एडन ने आखिरकार एडिसन को रानी इसाबेला के साथ देखा। हालांकि एडिसन की खाली अभिव्यक्ति से पता चला कि उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रानी इसाबेला की अपने बेटे प्रिंस एडमंड से एडिसन की शादी कराने की योजना थी। प्रिंस एडमंड ने एक दिन एडिसन से कहा, माँ चाहती है कि हम शादी करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से मुझसे शादी करें। यदि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करूंगा। आप जैसे दयालु राजकुमार से कौन शादी करना नहीं चाहता होगा? राजकुमार, मैं आपसे शादी करूंगी। जैसे जैसे उनकी शादी का दिन नजदीक आया, एडन ने एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उसे पता चला कि एडिसन अक्सर महल के बगीचों में एक शांत तालाब में जाती थी, एक ऐसा स्थान जो उसके परेशान दिल को शांत करता था। एक शाम जब एडिसन तालाब पर थी, एडन उसके पास आई। एडिसन, वह धीरे से फुसफुसाए। चौंक कर एडिसन पलट गई। तुम कौन हो? उसने आश्चर्य से पूछा। एडन करीब आई और अपनी बहन को कसकर गले लगा लिया। मैं एडन हूँ, तुम्हारी बहन, मुझे याद करो एडिसन। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, श्राप टूट गया। एडिसन की यादें ताज़ा हो गई और वह रोने लगी। एडन, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? बहनें फिर से मिल गई और एडिसन ने रानी इसाबेला को पूरी कहानी बताई। रानी ने उनके बंधन से प्रभावित होकर उनके पुनर्मिलन का आशीर्वाद दिया और एडिसन और एडन को उनके राज्य में लौटने का आशीर्वाद दिया। इसके तुरंत बाद प्रिंस एडमंड और एडिसन की शादी हो गई। एडन को भी खुशी मिली और दोनों बहनों ने अपने राज्य पर ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया और अपने बंधन की ताकत को कभी नहीं भूला। आज की कहानी का शीर्षक है ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी दूर देश में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। सबसे छोटी बेटी बेला अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, अपनी बड़ी बहनों के विपरीत जो बिगड़ैल और स्वार्थी थी। बेला विनम्र थी और उसे किताबें पढ़ना और बगीचे में समय बिताना पसंद था। उसके सौम्य स्वभाव ने उसे गांव में सबका प्रिय बना दिया।
एक दिन व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज लंबे समय से खोया हुआ था, वह बंदरगाह पर आ गया है। यह विश्वास करते हुए कि उसका भाग्य वापस आ गया है, वह अपना माल वापस पाने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा कि वे उनके लिए क्या उपहार लाए। सबसे बड़ी बेटी ने बढ़िया कपड़े मांगे, दूसरी बेटी ने गहने, लेकिन बेला ने एक गुलाब के अलावा कुछ नहीं मांगा। व्यापारी शहर गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि उसका माल उसके कर्ज का भुगतान करने के लिए जब्त कर लिया गया था। निराश होकर उसने अपनी बेटियों के लिए कुछ भी ना लेकर घर की यात्रा शुरू की। वापस लौटते समय वह एक अंधेरे घने जंगल में खो गया। जैसे ही रात हुई, व्यापारी की नजर एक भव्य रहस्यमय महल पर पड़ी। वह उसके पास पहुंचा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि दरवाजे खुले थे। महल सुनसान लग रहा था, लेकिन चूल्हे में गर्म आग जल रही थी और टेबल पर स्वादिष्ट खाना रखा गया था। ठंड और भूख से व्यापारी ने आभारी होकर खाना खाया और आग के पास सो गया। अगली सुबह उसने महल की खोज की और फूलों से भरा एक सुंदर बगीचा पाया। बेला के अनुरोध को याद करते हुए उसने उसके लिए घर ले जाने के लिए एक गुलाब चुना। जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा, क्रोध से दहाड़ता हुआ एक भयानक दरिंदा वहां आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा गुलाब चुराने की? दरिंदा चिल्लाया। तुमने मेरा खाना खाया है, मेरे महल में सोए हो और अब तुम मेरी सबसे बेशकीमती चीज ले रहे हो। इसके लिए तुम्हें अपनी जान देकर भुगतान करना होगा। भयभीत व्यापारी ने दया की भीख मांगी और बताया कि गुलाब उसकी बेटी के लिए एक उपहार था। जानवर रुका और फिर एक प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को मेरे साथ यहां महल में रहने के लिए भेजना होगा। अगर वह अपनी इच्छा से नहीं आती है तो तुम्हें उसकी जगह वापस लौटना होगा। व्यापारी अनिच्छा से सहमत हो गया और भारी मन से घर लौट आया। उसने बेला को वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए वह दरिंदे के महल में जाने के लिए तैयार हो गई। जब बेला महल में पहुंची तो दयालुता के साथ उसका स्वागत किया गया। दरिंदा हालांकि दिखने में भयानक था, उसने उसके साथ बहुत देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार किया। उसे एक सुंदर कमरा दिया गया था जिसमें नए कपड़े और उसकी जरूरत का सारा सामान था, और हर दिन दरिंदा उसके साथ रात के खाने में शामिल होता था। उससे उसके दिन के बारे में पूछता था और उसकी कहानियां सुनता था। पहले तो बेला उससे डरती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगने लगा कि दरिंदा उतना क्रूर नहीं था जितना वह दिखता था। महल जादू से भर गया था और बेला ने खुद को मंत्रमुग्ध वस्तुओं से घिरा हुआ पाया, जो ऐसा लगता था जैसे उनका अपना जीवन हो। कैंडल, घड़ी और चायदानी सभी उससे बात करते थे और दिन के दौरान उसका साथ देते थे। दिन हफ्तों में बदल गए। बेला अब उससे नहीं डरती थी और उसके साथ का आनंद भी लेने लगी थी। वह उसे अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ती थी और वे सूर्य के नीचे की हर चीज के बारे में घंटों बात करते थे। हालांकि अलग होने से पहले हर रात जानवर बेला से एक ही सवाल पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर बार बेला धीरे से मना कर देती, क्योंकि वह अब भी उसे केवल एक दोस्त के रूप में सोचती थी। हालांकि जानवर उसके जवाब से दुखी हुआ, लेकिन उसने कभी भी उस पर दबाव नहीं डाला और हमेशा उसके साथ दयालुता से पेश आया। एक दिन बेला ने जानवर से पूछा कि क्या वह अपने पिता से मिल सकती है जो बीमार पड़ गए थे। दरिंदा सहमत हो गया, लेकिन उसने बेला को एक सप्ताह में वापस आने का वादा करने को कहा। उसने उसे एक जादुई अंगूठी दी जिसे पहनकर वह अपने पिता से मिलने जा सकती थी। बेला घर लौट आई और अपने पिता को दोबारा देखकर बहुत खुश हुई। हालांकि उसकी बहनें उसके अच्छे कपड़ों और गहनों से और दरिंदे के मन में उसके प्रति प्यार से ईर्ष्या करती थी। उन्होंने उसे महल में लौटने से रोकने की साजिश रची, यह आशा करते हुए कि दरिंदा क्रोधित हो जाएगा और उसे सजा देगा। उन्होंने इतना स्नेही और दयालु होने का नाटक किया कि बेला कुछ दिन और रुकने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे जानवर के बारे में भयानक सपने आने लगे। उसने उसे बगीचे में अकेला
और टूटा हुआ पड़ा देखा। उसके सपनों में वह और भी कमजोर होता जा रहा था, मानो मर रहा हो। यह महसूस करते हुए कि उसने अपना वादा तोड़ दिया है, बेला ने महल में लौटने के लिए जादुई अंगूठी का इस्तेमाल किया। उसने दरिंदे को बगीचे में पड़ा हुआ पाया, जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। वह पीला और शांत था और बेला को डर था कि उसे बहुत देर हो गई है। नहीं, तुम नहीं मर सकते, बेला रो पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उन शब्दों पर एक चमकदार रोशनी ने दरिंदे को घेर लिया और बेला को आश्चर्यचकित करते हुए वह बदलना शुरू कर दिया। मोटा फर झड़ गया, पंजे गायब हो गए और उसके सामने वह सुंदर राजकुमार खड़ा था जो कभी दरिंदा था। श्राप टूट गया। राजकुमार ने समझाया कि वह पहले एक सुंदर राजकुमार था, लेकिन एक दुष्ट परी ने उसके अहंकार के कारण उसे शाप दिया था। अभिशाप को तभी तोड़ा जा सकता था जब कोई उसके रूप के बावजूद उससे प्यार करना सीखे। बेला के प्यार ने उसे अभिशाप से बचाया था। दरिंदे ने बेला से एक बार फिर उससे शादी करने के लिए कहा। इस बार बेला ने हाँ कहा, क्योंकि वह उससे उसकी शक्ल के लिए नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय के कारण प्यार करती थी। महल में मंत्रमुग्ध वस्तुएं वापस राजकुमार के वफादार सेवकों में बदल गई और महल स्वयं खुशी से जीवंत हो उठा। बेला और राजकुमार की शादी एक भव्य समारोह में हुई और पूरा राज्य उनकी खुशी पर खुशियां मना रहा था। बेला के पिता को महल में उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया गया था और उसकी बहनें, जिन्होंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उन्हें माफ कर दिया गया था। फिर भी उन्हें दूर देश में रहने के लिए भेज दिया गया, जहां उन्हें जीविका के लिए काम करना होगा, दया और विनम्रता के मूल्यों को सीखना होगा। बेला और राजकुमार ने ज्ञान और करुणा के साथ राज्य पर शासन किया और इसलिए वे हमेशा खुशी से रहे, यह साबित करते हुए कि सच्ची सुंदरता भीतर है और प्यार सबसे अंधेरे दिलों को भी बदलने की शक्ति रखता है।